Yes, I think and hope that you all would have considered the basic pyramid and important basic contents. तो इसमें जो चीज़ें मैंने बताई ना आप लोगों को कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है इनिशियली विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन एजेंट हो सकता है, कौन एम्प्लॉय कर सकता है, कौन म्यूट कर सकता है, उसके लिए हमने सेक्शन 183 बताई। इसमें 184 हु मे बी एजेंट, उसके लिए मैंडेट मेजर, राइट। अगर उसको उसके कर्तव्य और दायित्व के प्रति उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं तो कैसा होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, राइट, एक वयस्क होना चाहिए। एजेंट को डिफाइन करने के लिए हमें बताया 182 सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ये भी कई सारी चीजें हमें बताएंगे, एमसीक्यू पैटर्न पे पूछे जाते हैं आप लोगों से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर दैट इज नोन एज द मेथड्स टू क्रिएट द एजेंसी। मेथड्स टू क्रिएट द एजेंसी, इसको कहा जाता है कि हिंदी में बोला जाता है कि जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि एजेंसी की स्थापना करने की विधियां कौन कौन सी हैं, एजेंसी को स्थापित करने की विधियां कौन सी हैं। तो व्हाट आर मेथड्स टू क्रिएट द एजेंसी। द फर्स्ट मेथड व्हिच इज नोन एज द एजेंसी बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं स्पष्ट ठहराव। इसको स्पष्ट एजेंसी भी कह सकते हैं, सिंपली स्पष्ट एजेंसी भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्पष्ट ठहराव के द्वारा एजेंसी, दोनों तरीकों से आप कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन, द सेकेंड मेथड व्हिच इज नोन एज द एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इसको इम्प्लाइड मींस गर्भित ठहराव के माध्यम से एजेंसी की स्थापना, या सिंपली कह सकते हैं गर्भित एजेंसी, राइट। एक तो गर्भित एजेंसी, गर्भित ठहराव के माध्यम से एजेंसी की स्थापना करना। फर्स्ट वन क्या बताया था हमने, स्पष्ट ठहराव के माध्यम से एजेंसी की स्थापना करना, या स्पष्ट एजेंसी, और दूसरा गर्भित एजेंसी विधि बोलते हैं इसको। थर्ड मेथड जो हमने बताया, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो तीसरी विधि है, तो दैट इज नोन एज द बाय एस्टॉपेल। बाय तीसरी विधि क्या है, एस्टॉपेल। एस्टॉपेल इज आल्सो नोन एज बाय होल्डिंग आउट, बाय होल्डिंग आउट, आप इसको होल्डिंग आउट भी कह सकते हैं। बाय होल्डिंग आउट के या बाय एस्टॉपेल, हिंदी में इसको विबंध अथवा प्रदर्शन के द्वारा एजेंसी कहा जाता है। किसके तरीके से, विबंध अथवा प्रदर्शन द्वारा एजेंसी। तो ये तीन विधियां हमने बताई, और एक चौथी जो फोर्थ वन इज नोन एज द बाय नेसेसिटी। बाय नेसेसिटी जो मैं चौथी विधि बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, वो बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के द्वारा, परिस्थितियों के आधार पर द्वारा, आवश्यकता के द्वारा एजेंसी की स्थापना। तो ये चार प्रकार की विधियां जो हमने अभी बताई आप लोगों को, इसमें अगर आप देखें पहली एजेंसी एक्सप्रेस एजेंसी क्या है, ये इसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप होते हैं, या तो लिखित होगा और या मौखिक होगा, लेकिन स्पष्ट शर्तों निर्देशों के आधार पर। जैसे आने बात से कहा कि आप हमारा माल बेचिए, विक्रय कीजिए और उसे कस्टमर से पैसों की वसूली कीजिए, लेकिन लिखित शर्तों के आधार पर। अगर एजेंट आने बा को अपॉइंट किया है लिखित समझौते के आधार पर, तो फिर ये हमारी एजेंसी है, लेकिन किस विधि से हो गई, स्पष्ट आदेश दे रहा है। क्लियरली इज गिविंग द प्रिंसिपल इज गिविंग द ऑर्डर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, क्रिएटिंग द लायबिलिटीज क्लियरली, राइट, स्पष्ट रूप से। बट ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस और एग्रीमेंट इन रिटन मैनर, लेकिन लिखित है, ठीक है, लिखित है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं स्पष्ट एजेंसी, परंतु लिखित स्पष्ट एजेंसी। दूसरा हमने इसका पहले बताया कि इसमें भी ओरल, मौखिक भी हो सकती है। जैसे आने बात से ऐसे मौखिक रूप से कह दिया कि आप हमारा माल लखनऊ में लाद करके आगरा भिजवाइए। आने बात से क्या कहा, तो आया मालिक हो गया प्रिंसिपल, और बाप आके भी आपसे काम कर रहा है,
राइट। आ बाके जो आ गया मालिक हो गया, बा आ के लिए काम कर रहा है तो आ मालिक हो गया, बा एजेंट हो गया। तो आने बाद से क्या कह दिया, ओरली लिखवाया नहीं, कोई शर्त नहीं दी, कोई रिटन मैटर नहीं दिया, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ आ बा के बीच में, केवल कह दिया उसने। क्या कह दिया कि आप जाइए और हमारा माल लखनऊ में लगवाइए, लोडिंग करें और आगरा भिजवाइए या किसी अदर प्लेस पे भिजवाइए। तो ओरली तो लेकिन शर्तें तो बताई उसने, वो तो स्पष्ट है, इसीलिए स्पष्ट एजेंसी तो हो जाएगी, लेकिन कैसी है, ये लिखित नहीं है, सीधा ओरल मौखिक हो जाएगी। तो ये तो हमने पहली विधि बताई। अब दूसरी विधि में आ जाए, उसका हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया, याद रखना पड़ेगा। दूसरा हमने जो बताया कि एजेंसी बाय इम्प्लाइड गर्भित, तो गर्भित में क्या होता है, कुछ परिस्थितियों के कारण आचरण और व्यवहार संबंधों के आधार पर ये एजेंसी नियुक्त हो जाती है, स्थापित हो जाती है। संबंध जैसे नौकर और मालिक के मध्य, हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के मध्य, राइट। एंड आई टोल्ड यू बिटवीन द सर्वेंट एंड द प्रिंसिपल, मुख्य मालिक, राइट, द मास्टर, राइट, एंड बिटवीन नौकर सर्वेंट, ठीक है, नौकर और मालिक के मध्य। तो मालिक और नौकर के मध्य, बिटवीन द ओनर और सिंपली यू कैन से बिटवीन द ओनर एंड द सर्वेंट एंड द बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये एग्जांपल जो आपके देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे संबंध पे आधारित हैं, ओरिजिनली इनिशियली संबंधों पे आधारित हैं, और इसके आधार पर ये एजेंसी की स्थापना हो जाती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो हमारी एजेंसी जो नियुक्त हो जाती है संबंधों के आधार पर, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी गर्भित एजेंसी हो गई, ये एक इम्प्लाइड एजेंसी हो गई। इसके पश्चात में बताऊं बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल में क्या है, स्टॉपेल में क्या प्रदर्शन कि वो पक्षकार कह रहा है कि हम एजेंट हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है, वो प्रदर्शन कर रहा है बाय मिस्टेक या भूलवश या बाय मिस्टेक वो गलती कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है, वो विश्वास में ला रहा है कि हम एजेंट है, वो दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में एजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, लेकिन वो जब परिस्थितियां आती हैं, दायित्व तो क्रिएटेड हो जाते हैं, तो फिर उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि विश्वास में लिया है थर्ड पर्सन को, भले झूठ बोल करके या ऐसे ही अपना जो है अपनी व्यवस्था के, अपने व्यवहार के आधार पर, आचरण के आधार पर थर्ड पर्सन को उसने विश्वास दिलाया कि हम एजेंट हैं, जबकि वास्तव में नहीं है। तो ऐसी हम एजेंसी को क्या मानते हैं कि वो भाई स्टॉपेल, ये प्रदर्शन के द्वारा है। नेक्स्ट नेसेसिटी, आवश्यकता अनुसार। तो आवश्यकता अनुसार क्या चीजें, ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, ड्यूरिंग द सर्कमस्टांसेस ड्यू टू व्हिच द एजेंसी इज क्रिएटेड। अब वो कैसी नेसेसिटी आ जाती है, जैसे कि कोई भी माल जा रहा है, कोई भी माल लदा हुआ जहाज में जा रहा है, तो अब जैसे शिप में जा रहा है, तो अब शिप में माल लदा हुआ जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई वहां रास्ते में, ऐसी विपत्ति आ गई कि कैप्टन वो मालिक को फोन उचित समय में नहीं कर सकता कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन उस माल के बिहाफ पे वो लोन ले सकता है, क्योंकि टाइम कम था, समय पे सूचित नहीं कर पाया कैप्टन को कि हमें पैसे की आवश्यकता है, इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूं। तो उस माल के आधार पर क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, और बाद में अपना इन्फॉर्म कर देगा मालिक को। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति ही आ गई, वहां पर ऐसी सर्कमस्टांसेस नेसेसिटी आ गई कि वो उससे बच नहीं सकता था। इसीलिए जो माल लदा हुआ है, हालांकि कैप्टन का नहीं है, वो मालिक का है, लेकिन मालिक को उसने फोन नहीं कर पाया उचित समय में, वो बाद में सूचना दे देगा। लेकिन अभी उसने क्या किया, आवश्यकता को देखते हुए उसने उस माल के आधार पर यहाँ पर लोन ले लिया। तो यहाँ पर जो एजेंसी है हम देख रहे हैं, वो कैसी हो गई, यहाँ पर आवश्यकता अनुसार एजेंसी की स्थापना, आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता के द्वारा एजेंसी की स्थापना हो गई। तो नाउ इज नोन एज द agency by necessity, right? So in this way, we can easily explain and write the important and relevant examples and cases with subject to any particular type of method. तो किसी विधि के आधार पर आप उसको सही ढंग से समझा सकते हैं कि हम इसको कैसे समझाएं, कैसी विधि है, विधि क्या कहती है, किस तरीके से जो एजेंसी स्थापित हो जाती है। तो इसमें कई सारी बातें हमने उनको लेकर के हमने एग्जाम्पल के सामने समझाया। In spite of it, if you have any query, you can raise it. अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई भी कंडीशन नहीं समझ में आई है, कोई टर्म्स नहीं समझ में आया है, तो आप you can raise your query again and again. तो उसके लिए आप तुरंत अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। That's all.